गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे मृदा जीवांश पदार्थों का मृदा गुणों पर और मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कृषि रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और ये जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको बहुत ही सरल भी लगेगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? मृदा के गुणों पर और मृदा की उर्वरता पर जीवांश पदार्थों का क्या प्रभाव होता है। देखो बच्चों, जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक गुण, मृदा के रासायनिक गुण और मृदा के जैविक गुण यानी तीनों ही गुणों को प्रभावित करते हैं और जीवांश पदार्थ के द्वारा मृदा के गुणों में सुधार होता है। तो मृदा के कौन कौन से गुण हैं जो जीवांश पदार्थ के द्वारा प्रभावित होते हैं, उन सभी गुणों की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से गुण हैं? पहला है मृदा संरचना, मृदा ताप, मृदा में वायु संचार, वाष्पीकरण, भू परिष्करण, सुघट्यता व सहसंजन, सुघट्यता व सहसंजन, मृदा अपरदन, धनायन विनिमय क्षमता, जल धारण क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता, पोषक तत्वों की मात्रा, लवणता में सुधार, जैविक प्रभाव, पोषक तत्वों की उपलब्धता, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। ठीक है, तो ये सभी गुण हैं मृदा के जो जीवांश पदार्थों के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, मृदा की संरचना, जीवांश पदार्थ को जब मृदा में डालते हैं तो जीवांश पदार्थ क्या करते हैं? मृदा के कणों को बांध देते हैं और उसको दानेदार बना देते हैं। ठीक है, दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, मृदा का ताप बनाए रखते हैं जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ क्या करते हैं? मृदा की ऊपरी सतह पर आवरण का कार्य करते हैं। ठीक है, जिसके कारण मृदा का ताप बना रहता है।
जिससे सर्दियों में मृदा ताप अधिक रहता है। समझ गए? जीवांश पदार्थ अगर हैं तो आवरण बन जाएगा, ऊपर मृदा की सतह पर आवरण बन जाएगा, तो अंदर का जो ताप है वो बाहर नहीं आएगा। तो सर्दियों के अंदर भी मृदा का ताप बना रहता है, अधिक रहता है, जिससे फसल में उत्पादन अच्छा होता है। ठीक। मृदा में वायु संचार, जीवांश पदार्थों के कारण मृदा के अंदर जो रंध्र अवकाश होते हैं, क्या होते हैं? रंध्र अवकाश, वो रंध्र अवकाश अधिक हो जाते हैं, अवकाश ज़्यादा हो जाते हैं। और अवकाशों के अंदर कौन रहती है? वायु रहती है, जिसके कारण मृदा में वायु संचार क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। वाष्पीकरण, जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर हम क्या बनाते हैं? आवरण, परत बना लेते हैं, जिसके कारण मृदा के अंदर जो पानी उपस्थित है वो बाहर नहीं निकल पाता, उसका वाष्पीकरण नहीं होता है या कम होता है। वाष्पीकरण कम होगा, जिसके कारण मृदा के अंदर क्या बना रहेगा? जल बना रहेगा, मृदा में नमी बनी रहेगी। ठीक है ना? तो दोनों बातें ध्यान रखें, मृदा ताप में और मृदा वाष्पीकरण में। ताप के अंदर मृदा का ताप भी बाहर नहीं निकलता है, ताप बनाए रखता है, और वाष्पीकरण में भी मृदा के अंदर जो नमी है वो बनी रहती है, क्योंकि मृदा के ऊपर किसका काम करती है? जीवांश पदार्थ आवरण का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भूपरिष्करण। भूपरिष्करण, चिकनी मृदा में भूपरिष्करण की क्रिया क्या हो जाती है? आसानी से हो जाती है। ठीक है ना? भूपरिष्करण जो है ना वो चिकनी मृदा में आसानी से हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, सुघट्यता और सुसंजन क्षमता। सुघट्यता बनाए रखता है और सहसंजन क्षमता में भी वृद्धि करता है। बलुई मृदा जो है ना उसकी सुघट्यता और सहसंजन गुणों में क्या करता है? जीवांश पदार्थ वृद्धि कर देता है। बलुई मृदा की सुघट्यता और सहसंजन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है? बलुई मृदा की सुघट्यता भी बढ़ाता है और सहसंजन क्षमता भी बढ़ाता है, जबकि चिकनी जो मृदा होती है उसकी सुघट्यता और सहसंजन क्षमता को क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे हम। मृदा अपरदन को कम करते हैं, क्योंकि ये जो जीवांश पदार्थ होते हैं मृदा कणों को बांधने का काम करते हैं, मृदा कणों को बांधे रखते हैं, और मृदा कणों को बांधने का काम करते हैं। उससे क्या होता है? मृदा का अपरदन नहीं होता है, मृदा बह करके नहीं जाती है पानी के साथ या वायु में उड़ करके नहीं जाती है, अपरदन नहीं होगा मृदा का, क्योंकि मृदा कण पास पास रहेंगे। ठीक है? धनायन विनिमय क्षमता, ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होने के कारण वह मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में भी क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। ठीक है ना? ह्यूमस के जो कण होते हैं उस पर बहुत से धनायन, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, Ca+2 है, Mg+2 है, ये सभी धनायन मृदा के कणों पर अधिशोषित रहते हैं। Na+, Ca+2, Mg+2, K+, ये आयन मृदा कणों पर क्या रहते हैं? अधिशोषित रहते हैं। ठीक है? Na+, Ca+2, Mg+2, K+, ये आयन कहाँ रहते हैं? मृदा कणों पर अधिशोषित रहते हैं। मृदा कणों पर अधिशोषित रहते हैं, जिसके कारण धनायन विनिमय क्षमता में क्या होती है? वृद्धि। उर्वरक जब डालते हैं तो उनसे प्राप्त होते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, उससे प्राप्त होते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन भी मृदा के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। जल धारण क्षमता, ह्यूमस की भी जल धारण क्षमता अधिक होती है, और जब ह्यूमस जीवांश पदार्थ मृदा में ज़्यादा मात्रा में होगा, मृदा में होगा, तो मृदा की धनायन विनिमय जल धारण क्षमता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है कौन? जीवांश पदार्थ। उभय प्रतिरोधन क्षमता में भी वृद्धि करता है। उभय प्रतिरोधन क्षमता का मतलब क्या है?
मृदा को अम्लीय या क्षारीय नहीं होने देता, उसकी पीएच में परिवर्तन नहीं होने देता है, ठीक है ना। उभय प्रतिरोधन क्षमता बनी रहती है, मृदा अम्लीय भी नहीं होती है, क्षारीय भी नहीं होती है अगर उसके अंदर जीवांश पदार्थ उपस्थित है तो। पोषक तत्वों की मात्रा, जीवांश पदार्थ पोषक तत्व कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मृदा के क्या है? पोषक तत्व है। इनकी मात्रा में वृद्धि करते हैं कौन? जीवांश पदार्थ। ये ध्यान रखेंगे, जीवांश पदार्थ पौधों के लिए आवश्यक जो प्रमुख पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। लवणता में सुधार, मृदा की लवणता को क्या करते हैं? ये सुधारते हैं, मृदा को लवणीय नहीं होने देते। अगर मृदा लवणीय है तो उसको सुधार देते हैं जीवांश पदार्थ। मृदा के जैविक गुणों को भी प्रभावित करते हैं, जैविक प्रभाव भी डालते हैं। देखो, मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं और जब मृदा में जीवांश पदार्थ हैं तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि। और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो मृदा की जैविक जो दशा है वो सुधारते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मृदा की उर्वर क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे केंचुआ है, चींटी है, ये क्या करते हैं? मृदा में रंध्र अवकाश बनाते हैं, रंध्र युक्त बना देते हैं मृदा को, जिससे मृदा में वायु संचार भी ज़्यादा होता है और जल निकास में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो जैविक प्रभाव पड़ते हैं। मैंने क्या कहा? जीवांश पदार्थ हैं मृदा में, तो मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो मृदा की उर्वर क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। चींटी हैं, केंचुए हैं, ये क्या करते हैं? मृदा के अंदर रंध्र बनाते हैं, रंध्र अवकाश बनाते हैं, जिससे क्या होता है? जल निकास में वृद्धि होती है और वायु संचार में वृद्धि होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता, देखो मृदा में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधों के लिए को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, ठीक है। तो जीवांश पदार्थ उनको उपलब्ध पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? जीवांश पदार्थों का जब विच्छेदन होता है तो बनते हैं कार्बनिक अम्ल, और ये जो कार्बनिक अम्ल हैं वो अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके उन्हें उपलब्ध पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहा मैंने? पोषक तत्व हैं मृदा के अंदर लेकिन वो अनुपलब्ध हैं, उनको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल जो विच्छेदन के कारण बनते हैं वो क्या करेंगे? इन अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके इन्हें उपलब्ध पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उन्हें पौधे क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, पता है हमें कि जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, लवणता सुधार हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो पौधों की वृद्धि तो अच्छी होगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। जीवांश पदार्थों से क्या होते हैं? हार्मोन्स प्राप्त होते हैं, वृद्धि हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स प्राप्त होते हैं? वृद्धि नियामक हार्मोन, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है। ये हार्मोन प्राप्त होते हैं जिससे पौधों में क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात? जीवांश पदार्थ यानी ह्यूमस के अंदर ये वृद्धि कारक हार्मोन, जिनको वृद्धि नियामक हार्मोन कहते हैं, इंडोल एसिटिक अम्ल है, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल है, ये पाए जाते हैं और ये पौधों में क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये याद होने चाहिए सबको। ये सभी गुण हैं जो जीवांश पदार्थों के द्वारा प्रभावित होते हैं और हमने देखा है कि जीवांश पदार्थ इन सभी गुणों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ठीक है ना।
मृदा संरचना को सुधारते हैं, मृदा के ताप को बनाए रखते हैं, मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं, वाष्पीकरण को कम करते हैं, भू परिष्करण को अच्छा करते हैं, सुगठ्यता व सहसन क्षमता को बढ़ाते हैं, मृदा के अपरदन को कम करते हैं, धनायन विनिमय क्षमता को वृद्धि करते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, उभय प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं, लवणता में सुधार करते हैं, ठीक है, जीवों की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, पोषक तत्व जो अनुपलब्ध हैं उनको उपलब्ध पोषक तत्वों में बदल देते हैं, और पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, पौधों की वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से अगर सुना है आपने तो याद हो गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। पहले आप इसको अच्छे से ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जीवांश पदार्थों के मृदा गुणों पर हानिकारक प्रभाव कौन से। अभी हमने देखा कि जीवांश पदार्थ मृदा के गुणों को प्रभावित करते हैं। अभी तक हमने जो प्रभाव देखे थे वो सारे कैसे थे, अच्छे प्रभाव थे। अब हम बात करेंगे मृदा के गुणों पर हानिकारक प्रभाव के। जीवांश पदार्थों के कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं मृदा पर। अब हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? देखो, जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये मृदा में उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। अब मृदा में कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, ये उनको भी क्या करते हैं, भोजन उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये जीव अधिक समय तक जीवित रहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? तो हानिकारक जीवों को भी अधिक समय तक जीवित रखते हैं कौन? मृदा जीवांश पदार्थ। लाभदायक जीवों के लिए तो होते हैं ये, हानिकारक जीवों को भी भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, हानिकारक जीवों को भी क्या करते हैं, ये भोजन प्रदान करते हैं और उन्हें लंबे समय तक जीवित रखते हैं। दूसरा क्या होता है, मृदा जीवांश पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है अगर मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ ज़्यादा मात्रा में मृदा के अंदर उपस्थित हैं तो पौधारोपण में दिक्कत आती है, पौधारोपण की समस्या रहती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पौधारोपण में समस्या आएगी, लेकिन ये समस्या कब आएगी? जब जीवांश पदार्थों की मात्रा मृदा के अंदर क्या है, ज़्यादा है, अधिक मात्रा में। इसके अलावा जीवांश पदार्थों से फाइटोटॉक्सिन्स का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण होता है। और ये फाइटोटॉक्सिन्स क्या होती हैं? पौधों के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो ये सभी हानिकारक प्रभाव है। देखो, पहला क्या कहा मैंने कि जीवांश पदार्थ हानिकारक जीवों को भी भोजन उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हानिकारक जीव भी अधिक समय तक क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। पौधारोपण में दिक्कत आती है अगर ज़्यादा मात्रा में जीवांश पदार्थ मृदा में उपस्थित है तो, और जीवांश पदार्थों से फाइटोटॉक्सिन्स बनते हैं, और ये फाइटोटॉक्सिन्स जो होते हैं पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की। सरल टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इसको और देखते हैं आज हम। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, या इसको कह सकते हैं C/N। ठीक है, या नाइट्रोजन की जगह नत्रजन भी लिखा मिल जाएगा आपको, नत्रजन, कार्बन नत्रजन अनुपात, नाम से पता चल रहा है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। मृदा में उपस्थित कार्बन की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है,
तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बराबर हो जाएगा मृदा में उपस्थित कार्बन की मात्रा अपॉन मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, मृदा में उपस्थित कार्बन की कुल मात्रा और मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा, दोनों का जो अनुपात है वही क्या है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अब देखो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा की उर्वरता के लिए उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। कार्बन से तो क्या प्राप्त होते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, कार्बन क्या प्राप्त प्रदान करता है, ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बन से। और नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। समझ में आ गई बात। पौधों को कार्बन से क्या प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा, और नाइट्रोजन से पौधों को क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व। ये ध्यान रखें। ये जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है ये वर्षा से और ताप से प्रभावित होता है, ये ध्यान रखेंगे। ताप और वर्षा इसको कम और ज़्यादा कर देते हैं कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को। ह्यूमस पढ़ा है हमने, ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, कितना होता है ह्यूमस में, C/N कितना होता है, 10/1। ये याद होना चाहिए सबको। ठीक है, ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 10/1। फलीदार पौधों में और गोबर की खाद में, फलीदार पौधे और गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 20/1 से 30/1। कितना होता है, 20/1 से 30/1। ये ध्यान रखना है ना, फलीदार पौधे हो और गोबर की खाद हो तो उसमें 20/1 से 30/1 होता है। कृषि योग्य भूमि में यह अनुपात कितना होता है, कृषि योग्य भूमि में होता है ये 8/1 से 15/1 तक, 8/1 से 15/1 तक रहता है कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। जो फसल अवशेष होते हैं उनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 100/1। फसल अवशेष में कितना होता है, 100/1। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात फसल अवशेष में कितना है, 100/1। और सूक्ष्म जीवाणुओं में होता है ये 4/1 से 9/1। सूक्ष्म जीवाणुओं में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात सूक्ष्म जीवाणुओं में कितना होता है, C/N 4/1 से 9/1। कितना है, 4/1 से 9/1। ठीक है, ये ध्यान रखें। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का तो नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात, ये ध्यान रखना है। और ये अनुपात महत्वपूर्ण है, क्यों है, क्योंकि कार्बन से तो क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा, और नाइट्रोजन से क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व। अब ये विभिन्न प्रकार की मृदाओं में, फसलों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है। ह्यूमस में पता होना चाहिए 10/1, फलीदार पौधों में 20/1 से 30/1, कृषि योग्य भूमि में 8/1 से 15/1, फसल में, फसल के अवशेषों में 100/1 तक होता है, और सूक्ष्म जीवाणुओं में 4/1 से 9/1। ये याद होना चाहिए सबको। ठीक है, अब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का क्या महत्व है,
कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। देखो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जो जीवांश पदार्थ हैं जिनमें कार्बन नाइट्रोजन का विस्तृत अनुपात पाया जाता है, अधिक अनुपात होता है, विस्तृत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जो जीवांश पदार्थ हैं उनको मृदा में मिलाने पर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। और जब सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है तो विच्छेदन ज़्यादा होता है, और विच्छेदन ज़्यादा होने के कारण कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने लगता है। क्योंकि विच्छेदन ज़्यादा होगा तो कार्बन की मात्रा घटने लग जाएगी, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात घटने लग जाएगा, कार्बन की मात्रा घटने लग जाएगी। ठीक, उससे क्या होगा, जो परपोषी जीव हैं, कार्बन की मात्रा घटेगी तो परपोषी जीवों की सक्रियता भी कम हो जाएगी और नाइट्रोजन की मांग कम हो जाएगी। फिर वो नाइट्रोजन का उपयोग कम करेंगे, जिससे क्या होगा, पौधों को आसानी से नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने कि विस्तृत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जो जीवांश पदार्थ हैं उनको अगर मृदा में मिलाया जाता है तो क्या कहा मैंने, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी तो विच्छेदन ज़्यादा होगा। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में क्या आने लग जाएगी, कमी। कार्बन की मात्रा में क्या होने लग जाएगी, कमी। जिससे परपोषी जीवों की सक्रियता में क्या हो जाएगी, कमी। जिससे नाइट्रोजन की मात्रा भी, नाइट्रोजन की मांग भी क्या हो जाएगी, कम। जब परपोषी जीवों की सक्रियता कम हो जाएगी तो उनके द्वारा जो नाइट्रोजन की मांग है वो कम हो जाएगी, और फिर नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में किसको उपलब्ध होगी, पौधों को उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की उपयोगिता पौधों और मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए आवश्यक होगी। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ज़्यादा होगा तो पौधों को जो नाइट्रोजन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात सबको समझ में आ गया? बिल्कुल सरल टॉपिक है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व भी समझ में आ गया बच्चों। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये सभी चीज़ आसानी से समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, अभी भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है।